मुझे आज ना आप सभी से एक सवाल करना है और मैं चाहती हूँ उसका जवाब आप जरूर देना। गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। आज लंच में क्या बन रहा है? लौकी के कोफ्ते। कल मैंने बनाए थे ना बैंगन का भरत, वो मैंने बताया था। मैंने शुभम को सुबह बोला था कि आज लौकी कोफ्ते बनेंगे, बिल्कुल सेम वही सीन हुआ जैसा कि मैंने बताया। वो स्कूल से आया, बैग वैग रखा, कपड़े चेंज किए, मम्मा खाना। तो फिर मैंने कहा खाना निकाल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं निकाल लूंगा, आप रहने दो, ठीक है। खाना निकालने आया, जैसे यहाँ पर उसने दोनों बॉक्स खोले। आपने तो बोला था कि आप कोफ्ता बनाएंगे, भरता बना दिए। उसे भरता बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, खा लेता है कि चलो बना है और मम्मी परेशान ना हो दो दो चीज बना के, तो मैं खा लूंगा। अब चूंकि पहले से बोल दिया था कोफ्ते के लिए और फिर बन गया भरता, डिसअपॉइंट हो गया। फिर कहता है अच्छा भूख नहीं है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगा। तो आधा घंटे बाद खाया, लेकिन अब खाना तो है ही। तो बस बोल रहा था आपको जो बनाना है वो बनाओ, पर पहले से बोला मत करो। आपने मुझे चॉइस दी थी ना कि मैं कढ़ी बनाऊं या फिर कोफ्ता, तो मैंने आपसे कोफ्ता बोला था। आपने पूछा था इसलिए बोला था। आपको जो बनाना है बना दिया करो बस। आप मुझे पहले से बोला मत करो। तो मुझे बहुत खराब लगा। ये सच है, हम लोग कई बार बच्चों को पहले से बोल देते हैं आज हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, या आज हम तुम्हें ये दिलाएंगे, तुम्हें क्या खाना है, ये तुमको खाना था ना, आज हम बनाएंगे। और अपने ये चीज़ जब बोल देते हैं और ये चीज़ जब पूरी नहीं होती है तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। और ये चीज़ कल हुआ, मुझे मालूम था ऐसा होगा, क्योंकि पहली बार नहीं था, कई बार हो चुका है। मम्मियाँ ऐसा ही करती हैं। लेकिन आज तो पक्का, आज मैंने बोला नहीं है। वो सुबह जा रहा था, उसके पसंद का नाश्ता टिफिन सब हुआ, और हम सोच रखा था कि आज तो मैं यही बनाऊंगी। हालांकि तोरई रखी है, तोरई पहले बननी चाहिए। गोभी बेचारी जो फ्रेश थी, उसके एक दो दिन बाद फ्रिज में रखने के बाद आपको पता है सीन क्या होता है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, पर आज बनेगी लौकी ही, जबकि इसका कुछ नहीं होना है, ये 3 दिन बाद बन सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। शुभम की ये जो लौकी वाली स्टोरी मैंने शेयर की है, ऐसा आपके घर में से किन चीज़ों में होता है, किसके घर में होता है? बच्चों के साथ कई बार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है तो जो माँ बच्चों के साथ होती है, उनमें साथ शेयर करना। सबसे पहले चलो लौकी का आधा हिस्सा लेंगे। आज मैं लौकी के कोफ्ते के लिए कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और लेस ऑयल में बनेंगे, और साथ ही फुल्का चपाती एकदम सॉफ्ट रहे और एक जैसी बने चपाती। और कौन सा कैसरोल रोटी के लिए बेस्ट है, ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक लौकी का हाफ पीस लिया है और उसका छिलका उतार करके इसको हम ग्रेट कर लेंगे। 2 ग्रेटर हैं साइज़, मतलब एक बारीक वाला, एक थोड़ा बड़ा वाला। तो मैंने थोड़े बड़े वाला जो होल है उससे किया है। और इसमें एक बहुत अच्छी टिप होती है, लौकी के साथ आप थोड़ा सा कच्चा आलू डालें। तो ये मैंने लिया है, हाफ लौकी ग्रेट करके इसमें डाला है 1/2 कप के करीब बेसन, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा, और इसमें डाला है हींग। अब ये मैंने लिया है हाफ आलू, और आलू को छिलका उतार करके उसको हम ग्रेट कर लेंगे। ज़्यादा आलू नहीं रहना चाहिए, टेस्ट पूरा लौकी का आना चाहिए, लेकिन इससे ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। अब इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब हम सभी चीज़ों को बाइंड कर लेंगे। लौकी में भी मॉइस्चर है, आलू में भी है, इसीलिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी बेसन है वो पूरा उसमें अच्छे से बाइंड कर लेगा। बेसन अगर कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। और हल्दी, मिर्ची। अब ये सब पूरे पेस्ट के साथ मैंने यहाँ पर 12 बॉल्स बना ली हैं, क्योंकि मैं इनको एक एक बूंद तेल में फ्राई करने वाली हूँ। हाँ जी, फ्राई जैसे ही फ्राई होंगे, ये आप पे मोल्ड है जिसमें मैंने 12 पिट्स में एक एक बूंद तेल डाला है और इनको पकोड़े जैसा ड्रॉप कर दिया है। आप देख रहे हो एक जैसी शेप आएगी, एक जैसे साइज़ बनेंगे सारे के सारे, और लेस ऑयल में बनेंगे कोफ्ते। तो हमने कोफ्ते की 2 टिप शेयर की हैं, जिसमें कि हम लेस ऑयल में बनाना है तो आप पे से सेक सकते हैं, पलट करके दोनों साइड से एकदम फ्राई हो जाता है। और दूसरा आलू, ये दोनों ही आप ज़रूर ट्राई करना। आगे हम ग्रेवी बनाएंगे, उसमें भी कुछ टिप्स शेयर करेंगे, जिससे ना ग्रेवी, आप उस ग्रेवी को किसी भी सब्जी की ग्रेवी में उन टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। आप इसी तरीके से सेम यही कोफ्ते जो बन गए हैं चटनी के साथ खाओ, बारिश का सीज़न है तो आप लौकी के
पकौड़े भी कह सकते हो इनको, या आप्पे कह सकते हो। तो आप इस तरीके से स्नैक्स में भी ये बनाकर खा सकते हैं। अब चूँकि मुझे बनाना है इसकी करी, इसलिए मैंने इसको रखा है साइड में, और कोई खाने वाला भी नहीं। अगर कोई अभी घर में होते, जैसे अक्सर डिनर में मैं बनाती हूँ, तो फिर हमारे यहाँ शाम का नाश्ता भी हो जाता है इनसे, और फिर बाद में बन जाती है सब्जी। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर, जिसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ग्राइंडर जार में लिया है प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया ताज़ा डालेंगे, या फिर आप इसकी डंठल डाल सकते हैं। कभी भी ग्रेवी में आप ये थोड़ा सा डालो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम हुआ, तेज पत्ता, जीरा, हींग के बाद मैंने डाला है ये पिसा हुआ मसाला, जिसमें है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा हरा धनिया। तो इसको हम भूनेंगे और आँच को धीमी कर लेंगे। तब तक मैंने यहाँ पर उसी जार में डाल दिया है टमाटर और उसकी बना ली है प्यूरी। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ ही डालेंगे होममेड गरम मसाला। होममेड गरम मसाले में सारे खड़े मसाले हैं, इसलिए मैंने खड़े मसालों का यूज़ नहीं किया है। ये लिया है मैंने 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, इसको रब करके डाला, और इस कसूरी मेथी के ऊपर 2 चम्मच घी डाल दो। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लो। तो जो कसूरी मेथी में घी डाल करके मिक्स करते हैं मसाले के साथ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और उसमें जो सेपरेट होता है ना घी, वो देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब डाला है टोमेटो प्यूरी, और इसी के साथ डाला है नमक। हमेशा टमाटर के साथ नमक ज़रूर डालें, तो जिससे जब आप मसाला भूनते हैं ना, तो बहुत जल्दी से मसाला भुनता है, यानी नमक की वजह से टमाटर पकता है और तेल एकदम सेपरेट होने लगता है। मसाले जलते भी नहीं हैं सूखे मसाले, क्योंकि हमने टमाटर डाला होता है, तो उसका जो मॉइस्चर होता है उससे ना मसाले बहुत अच्छे भूनते हैं। अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं किसी ग्रेवी में, और सूखे मसालों के बाद आप 2 चम्मच पानी डाल दो, तो उस तरह से भी मसाले नहीं जलते हैं, और पूरा तेल सेपरेट होने तक धीमी आंच में अच्छे से पूरे मसाले को भूनें। जब आप मसाला अच्छा भूनते हैं तो वाकई में उस सब्ज़ी का स्वाद अच्छा होता है। अब जब पानी डालना है तो इसमें हमेशा गर्म पानी डालो। जब भी आप किसी भी मसाले वाली सब्ज़ी में गर्म पानी डालते हो, तो आप देखना उस ग्रेवी का कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। जैसे गर्म पानी डाला, उसमें उबाल आने लग रही मसाले में, और बस फिर हमने डाले ये कोफ्ते, और एक बार फिर अच्छे से उबाल आने देंगे। इसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि मसाला हमने बहुत अच्छे से भूना है, तो इसलिए बहुत जल्दी पकती है ये सब्ज़ी। गर्म पानी डाला है तो फिर जल्दी उबाल आती है। और कोफ्ते डालने के बाद जब उबाल आ गई, गैस बंद कर दिया, तो कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके अब ये हमारी कोफ्ता करी रेडी हो गई। इसके साथ चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैं चावल नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी की बनाने के लिए सबसे अच्छी टिप होती है, आप आटे को पहले से गूँथ के रखो। जैसे सुबह मैंने शुभम के टिफ़िन के लिए आटा गूँथा था, उसी समय मैंने ज़्यादा सा गूँथ लिया था, तो सुबह उसका टिफ़िन हो गया, नाश्ते के लिए बन गए पराठे, और बाकी आटा मैंने ढक करके रख दिया, ये हो गया चपाती के लिए। जब भी आप पहले से आटा गूँथ के रखते हैं, बहुत देर पहले नहीं, लेकिन फिर भी आधा 1 घंटे पहले, तो हमेशा देखोगे आप आटा एकदम नरम हो जाता है। और इतना टाइम नहीं है कभी, तो आप 5 मिनट पहले एटलीस्ट कर लो। नमक थोड़ा सा डालो आटे में, और 1 चम्मच ऑयल लगा करके आप आटे को अच्छे से लपेट करके ऐसे रख दो, ग्रीस करके। आटे में तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, जब आटा गुथ जाए तब आप हल्का सा अप्लाई कर दो और ढक दो। ढकने से ही वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और शुरू में एकदम गीला आटा नहीं गूँथना, वरना रखने से वो और गीला हो जाता है। इसलिए पहला तो ये है कि उसको ज़्यादा पतला ना रखें, ज़्यादा ढीला ना रखें आटे को। दूसरा, जब मैं बनाती हूँ रोटी, तो मैं उस जितनी भी मुझे रोटी बनानी होती है, जो मेरा डो होता है, उसको मैं पार्टीशन कर लेती हूँ, बॉल्स बना लेती हूँ, ताकि एक जैसे प्रोपोर्शन में जो भी बॉल्स बनाई हैं हमने, वो सारी चपाती सेम साइज़ की बनती हैं। क्योंकि सेम साइज़ की रोटी बनाने के लिए सबसे अच्छा है काउंटिंग, जितनी आटा है उतनी बॉल्स बना ली बराबर की, एक जैसी साइज़ की, और उसके बाद फटाफट से बॉल उठाते गए, पलथन हल्की सी लगाई और बेलना शुरू कर दिया। मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत सारा परथन लगाते हैं, तो उससे तवा में पूरा परथन परथन रहता है, उससे भी रोटियां अच्छी नहीं सिकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा परथन नहीं लगा के बेलना चाहिए। वो जैसे जैसे आप डेली बनाओगे ना, तो आदत बन जाती है, फिर आपको परथन ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। परथन के लिए एक अलग सा डब्बा बना के रखती हूँ मैं, उसी में से लेती रहती हूँ, डब्बे में रहता है, और रोटियां बन गई कि रख दिया। सुबह आटा गूँथा था, तो वही जो आधा मैंने तेल लगा के रखा। और रोटियों को किस कैसरोल में रखती हूँ मैं, ये आपको बताऊँगी। पहले तो मैं जब रोटी बनाती हूँ, तो इस जाली में रखती हूँ, इस जाली में। इसमें क्या होता है, जैसे ही गर्म रोटी बनी, तो भाप जो होती है वो पूरी निकल जाती है। तो रोटियों की जो स्टीम, अगर हम डायरेक्ट सेकते हुए एक-एक के तुरंत-तुरंत कैसरोल में रखते हैं ना,
तो फिर वो पानी पूरा अंदर रह जाता है। ये है रोटी पॉट या चपाती पॉट। पहले मैं हमेशा एक कैसरोल में रखती थी, वो भी स्टेनलेस स्टील का था, आपने देखा होगा। उसके कंपैरेटिव ये जो स्पेशली चपाती के लिए है ये बहुत अच्छा है। शुरू में जब मैंने लिया तो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि कैसा है ये, तो भाई जब मैं उसको यूज़ करूँगी तभी मैं आपके साथ उसका रिव्यू दे सकूँगी। इसको लेने के बाद हमने कभी कभी इसे यूज़ किया, ज़्यादातर हम बड़े वाले कैसरोल को यूज़ करते थे। अब हम 3 लोग हैं तो अब एक टाइम का कई बार हम और शुभम बस रहते हैं खाना, अब हमें 4-6 रोटियां रखनी, तो मैंने सोचा कि उसने उतने बड़े कैसरोल में क्यों रखूं, मैं इसमें रखने लगी। रखते रखते अब मैंने जाना है कि ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो नीचे वाली जो प्लेट है ना जाली, इसकी वजह से एक भी रोटी नीचे की गीली नहीं होती। सेकेंड थिंग, जो इसका लिड है ग्लास वाला, इसमें एक आपने देखा है होल है, तो जो स्टीम होती है ना जो अंदर बन भी गई है गर्म रोटी में, वो बाहर निकल जाती है। ऐसा बता, मुझे इतना रीज़न साइंटिफिक नहीं पता, पर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं ऐसा कह रही हूँ, इसमें एक भी रोटी गीली नहीं होती है। लो, हो गया सारा काम। अब चलो करते हैं बातें। आज मुझे बातें तो करनी ही है, साथ ही आपसे सवाल करना है जो मुझे हमेशा ऐसी दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों, तो उसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। तो बात कहाँ से शुरू की जाए? बात ऐसे शुरू करते हैं कि जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस आपने, मैं तो यही मानती हूँ कि भले ही आप मुझसे कहते हो कि अभिलाषा जी आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, आप मन की बातें किया करो, कभी कभी अभिलाषा अपने दिल की बातें किया करो, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। जब मैं शेयर करती हूँ तो आप लोगों के जो रिप्लाईज होते हैं तो इसके अनुसार मैं समझती हूँ कि हम दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जो हमने जीवन में देखा या देखते चले आए हैं। तो पिछले जो हमारे टॉपिक्स थे वो इस बात से रिलेट कर रहे थे कि हमें जो भी काम करना है तो हमें ये मान के चलना है कि हर काम ईश्वर हमसे करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं, सब उनके हाथों पे छोड़ देना है। दूसरा, हम लोगों ने ये बात की थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं अच्छे या बुरे, उसका हमें तो मिलेगा ही फल, इसी दुनिया में मिलेगा, अगर रह गया है तो अगले जन्म में मिलेगा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमारे बच्चों को भी उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो फिर मैं भी ऐसा सोचती हूँ और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, और एक कमेंट भी था कि जो इंसान गलती करे सजा उसको मिलनी चाहिए, बच्चों को क्यों मिले। ठीक है, अब आज का प्रश्न यही है, मुझे जानना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जब भी समझो एक फादर हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी पोस्ट में है या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनसे मिलेंगे तो शायद आप इतना ना जान पाएं कि ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी नेटवर्थ क्या है। लेकिन अगर आप उनकी वाइफ को देखें या उनके बच्चों को देखें तो आप बराबर समझ सकते हैं कि इनकी क्या स्टेटस है इनका। ऐसा मुझे किसी ने बताया भी था एक बार कि वाइफ जो है वो हस्बैंड का स्टेटस होती है, मतलब ये कि सोने से लदी फंदी वाइफ होती हैं। हस्बैंड तो क्या रेयर ही चेन पहनते हैं, पहले तो लोग वॉच भी पहनते थे थोड़ा महंगी महंगी, अब फ़ोन लेके चलते हैं। हस्बैंड भले ही नॉर्मल सा फ़ोन ले, वाइफ के हाथ में आईफोन रहेगा, भले ही वाइफ कुछ भी अर्न ना करती हूँ, लेकिन वो उनका स्टेटस है। चूँकि बच्चों को देखो तो महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ना या महंगे खर्चे करना, तो वो सारी चीज़ें, यानी कि इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ, एक डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भले ही डॉक्टर की पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन डॉक्टर साहिबा। एक एसडीएम डीएम है, उनकी वाइफ चाहे पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन उनकी उस पोस्ट रुतबे से कोई लेना देना नहीं, पर पूरे घर की मालकिन वो होती हैं। मेम साहब पूरे शहर की मालकिन, मतलब मेम साहब, मिसेस डीएम मिसेस एसडीएम इंट्रोड्यूस होती हैं, वो उनका स्टेटस हो जाती हैं। उनकी नीली बत्ती गाड़ी, शादी हुई है इसलिए उनका हक है, तो वो उनकी गाड़ी में घूम सकती हैं, उनके साथ गार्ड घूम सकते हैं। या फिर और भी जो रिच फैमिलीज हैं, बिजनेसमैन हैं, अब वो हस्बैंड तो मतलब नॉर्मल से भी कपड़ों में मिल जाएंगे आपको, लेकिन वाइफ एकदम मतलब हजारों से नीचे साड़ियाँ ही नहीं, पर्से तो उनके लाखों में हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब, जब एक हस्बैंड की जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें वाइफ का पूरा हक होता है, उनके बच्चों का पूरा हक होता है, तो अगर उस हस्बैंड ने या उस मेल पर्सन ने या उस व्यक्ति ने कुछ भी गलत काम किया तो उससे पीछे क्यों हटे भाई वाइफ और बच्चे, उसमें क्यों पल्ला झाड़ना चाहते हैं? ये दुनिया की रीत ऐसी क्यों है? तब वाइफ क्या कहेगी, हमने कौन किया है, वो तो उन्होंने किया है, हम तो बिल्कुल भी मना ही कर रहे थे, हमने कहाँ किया। पर हकीकत है कि नहीं, हर कोई इसी चीज़ को मतलब अपने फेवर में लेगा।
तो प्रश्न ये है कि मुझे ये बताओ, जब अर्धांगिनी है, हर अच्छे चीज़ों में, भले ही मतलब उस व्यक्ति के 10 रिश्ते होंगे, लेकिन हक किनका होता है बता दो। अच्छा, माँ बाप का होता है, बीवी बच्चों का होता है, करेक्ट। अगर कोई मतलब बहुत किसी की संपत्ति है या जो भी है, सोना चांदी पैसा, किसका हक माना जाता है? भाई बहनों का माना जाता है क्या? नहीं ना। चाचा चाची, फूआ फूफा, रिश्तेदारों का माना जाता है क्या? साले साली और जो भी जितने A to Z रिश्ते हैं, नहीं ना। हक किनका माना जाता है? संतान का, पत्नी का और माता पिता का। तो जब ये चीज जुड़े हुए हैं, ये जो व्यक्ति हैं, जो नाम रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो वो आज सुख में भी रहेंगे तो दुख में भी रहेंगे। उसके अच्छे कर्मों का भी भोगमान तुम्हें भोगना है। उसी ने तो पढ़ाई लिखाई रात दिन करी, उसने ही तो मेहनत करी, तो जो वहां तक पहुंचा, बिजनेस वाला हो चाहे सर्विस वाला हो, तो तुम उसके साथ जुड़े, तो जुड़ते जुड़ते चले गए, तो तुम बाकी चीजों में अच्छे अच्छे और बुरे वाले में दूर दूर। ये कहाँ का न्याय है? ये मुझे सवाल जानना है कि ऐसा क्यों होता है। ये मुझे जानना है। अब अगर हम जितना भी हम लोगों ने अपनी उम्र के हिसाब से जाना है, सीखा है, सुना है, तो अगर हम देखें तो पहले तो इतना ज्ञान नहीं था। ज्ञान जो हुआ तो धीरे धीरे चीज़ों को समझा। तो अगर हम महाभारत और रामायण के इतिहास को ले लें, तो एक ही एग्जाम्पल है जो मुझे तुरंत याद आता है हमेशा, किसी से भी मैं बात कर रही हूँ इस टॉपिक में। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि राम जी को जो वनवास मिला, मानती नहीं, मैंने सुना है, सॉरी, मैंने सुना है कि राम जी को जो वनवास मिला वो क्यों मिला। उनके पिताजी से अनजाने गलती हो गई थी। श्रवण कुमार जी को तीर लग गया था। उनके अंधे माता पिताजी ने श्राप दिया था। उन्होंने जानबूझ के काम नहीं किया था तीर मारने वाला। उनको तो आवाज आई, उनको लगा कोई जानवर है, उन्होंने किसी की हत्या हो गई उनसे। उन बूढ़े माता पिता ने जो अपने बेटे को खोया, भले तुमने अनजाने में किया, लेकिन उनका तो नुकसान हुआ ना। तो जिसके साथ बीतती है वही जान सकता है दर्द। ये सॉलिड बात है, ये आप भी जानते हो, मानते भी हो। तो जिसके साथ बीती है वो जानता। भले ही तुम्हारा कोई इसका इंटेंशन नहीं था, तुमने जानबूझ के किया ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था, पर हुआ तो तुम्हारे हाथों। तो उनके राम जी के पिताजी के हाथों ये हुआ। उन्होंने श्राप दिया। माता पिता ने जिन्होंने खोया है वो उन्होंने क्रोध में दिया। श्राप किनको मिला? राम जी के पिताजी को, कि तुम भी इसी तरह तड़पोगे अपने पुत्र के लिए और तुम्हारे प्राण जाएंगे। अब किया किसने था दोष? अनजाने में राम जी के पिताजी ने। अब राम जी के पिताजी ने किया तो राम को वनवास मिला, वो दूर गए, तो वियोग तो इनको मिलना था, लेकिन बेटा तो पकड़ा गया ना। मतलब कह दो कि उनकी क्या गलती थी, लेकिन वो उनकी संतान है ना। तो अब उनको वो दुख मिलना है, तो कारण बनाया गया बेटे को, तभी तो वो तड़पेंगे अपने बेटे के लिए। तो बेटा दूर गया। बेटा दूर गया तो पत्नी साथ में वनवास में गई। क्यों? भाई शादी हुई है तो पति है, तो जहाँ पति वहीं पत्नी। तो फिर उनको उनकी वजह से मिला, जबकि किया तो ससुर ने था। तो ऐसा हुआ कि नहीं? हमने सुना है ये कहानी। तो जब हम उन इतिहास को सुनते हैं तो हम क्या देखते हैं? जिसने किया लेकिन उनके साथ जुड़े हैं। और उनकी माता, राम जी की माता, उन्होंने तो नहीं किया था ना। पिता बस को मिलना चाहिए था दुख, पिता बस दूर रहते बेटे से, लेकिन नहीं, माता से भी बेटा दूर हो गया, तो उनको भी सहना पड़ा, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। तो यही हम सुनते आए हैं। और अगर आप महाभारत में देख लो, श्री कृष्ण जी ने हर बात में यही बताया है कि अगर ये चीज़ जो हुई है ना, इसने पिछले जन्म में वो किया था, इसलिए वो इस जन्म में ये बन के आया है, इसलिए वो अधूरा रह गया था, उसका बदला तो इस जन्म में पूरा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये मान के हम चलते हैं भाई। और मैं ये भी फिर से कहूँगी आज भी कि मैं नहीं मानती कि मैं नहीं कहना चाहती कि आप मेरी बात से अग्री करो, पर मैं ये निश्चित कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी आज़ादी है आपकी सोच की। पर मुझे सवाल ये जानना है कि जब बड़े बड़े मतलब भगवान नहीं बचे उस क्रम से, तो फिर हम और तुम कैसे बच जाएंगे? इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो, तो उसकी पहल हमें ये करनी है कि हमसे कोई गलती ना हो। और लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि हमें पता भी नहीं चलता है, पता थोड़ा रहता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। न जाने कितने ऐसे जाने अनजाने हमसे गलतियाँ होती हैं, जाने कितने हमसे दोष हो जाते हैं, जिनका हमें उसको रिटर्न भरनी पड़ती है। और यही सच, कर्मा सबसे पहले है। अगर पिछले जन्म में, जैसे बहुत से लोगों को हमने ये भी देखा कि इस जन्म में उन्होंने बुरा किया, लेकिन ना तो उनके बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, ना उनके साथ हो रहा है, क्योंकि
उन्होंने पिछले जन्म में कर्म, इस जन्म में कर्म गलत किया है, पिछले जन्म में इतना अच्छा करके आए हैं कि वो तो अभी पूरा हो रहा है ना, अच्छा वाला भी पूरा हो रहा है, तो उनको वो सुख मिल रहा है, राजयोग मिल रहा है, अभी वो चल रहा है। लेकिन जो इस जन्म में गलत हुआ है वो आगे कंटिन्यू होगा, इसीलिए ऐसा होता है। अब आप ही देखो जरा, एक मतलब कह दो कि दूर दूर से जितने लोग जुड़े होंगे ना, संतान की संतान की संतान, वो सबको ही से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब पूरा कुनबा तो नहीं जुड़ा होता ना। हमारी जितनी संपत्तियां तो जो भी हमारे पास है, तो हमारा पूरा सब कुछ लेंगे क्या, हमारे बच्चे लेंगे, बच्चों के बच्चे लेंगे, बच्चों के बच्चे लेंगे। तो यानी कि जो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट है वो हर व्यक्ति उस चीज़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब वाइफ स्टेटस है हस्बैंड का, तो फिर वो स्टेटस अच्छा और बुरा हर चीज़ में होगा ना, बराबर कि नहीं। तो बताओ, मुझे यही सवाल का जवाब चाहिए कि आप सबकी इसमें क्या राय है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ गलत ना हो, तो हमें कुछ भी गलत जानबूझ के तो नहीं करनी, अनजाने में गलतियां हो जाए तो वो एक अलग बात है। और ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हमसे हुई है और वो चीज़ हमें पता है कि हाँ हमसे हुई है, तो ये मान के चलो कि आगे जनरेशन में किसी न किसी को पलट कर वो सेम सीन आएगा। भगवान इसलिए करते हैं हम लोग के साथ ये दुख, कि हमें भी तो पता चले कि ऐसा होने से कैसा लगता है, क्योंकि हमने किसी के साथ गलत किया तो तब हमें थोड़ा ना पता चलता है, लेकिन जब सेम चीज़ हमारे ऊपर बीतती है तब हमें अकल आती है कि हाँ उसको कैसा लगा होगा। इसीलिए जो हमारे साथ अभी हो रहा है वो हमारा पिछले जन्म में कुछ हमने गलत किया है किसी के साथ, तो उसने हमसे बदला लिया, अभी जो हुआ है वो अब आगे कंटिन्यू होगा, तैयार रहो। तो मुझे सबके जवाब चाहिए और मैं सबके कमेंट सुनना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा, किस टॉपिक में और बातें की जाए, वही मैं सोच रही थी। ठीक है, आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और अपने मन की बात मेरे साथ शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।